तो आपके पास में ये फाइल है hello डॉट जावा, एक्सटेंशन इसका जावा होगा, ठीक है। नाउ जब जावा का फाइल आप बना लेते हो तो आप इसको कंपाइल करते हो ओनली वन टाइम, ठीक है ना। कंपाइल जब वन टाइम मतलब कि आपका कोड बिल्कुल रेडी है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। जब भी चेंजेस करोगे तो कंपाइल तो आपको बार बार करना पड़ेगा। बट अगर मान लो फाइनल स्टेज में आपका कोड है और आप उसको अब जो है रिलीज़ करने वाले हो तो आपको कंपाइल करना पड़ेगा। एंड कंपाइल करने के बाद में आपका जो कोड है, आपका कोड स्टोर होगा एक फ़ाइल के अंदर जिसे हम कहेंगे hello डॉट क्लास। अरे वो तो ठीक है, बट वो विंडोज़ में ही चलेगा ना। जैसे मान लो आपने विंडोज़ में चलाया तो विंडोज़ में ही चलेगा, यहाँ पे बात अलग है। तो यहाँ पे आपने कंपाइल कर दिया। अब ये कंपाइल कोड जो है डॉट क्लास जो टाइप से जो एक्सटेंशन है उसमें जाके स्टोर होगा। एंड ये कोड आपका कहलाता है बाइट कोड, ठीक है। अब इस बाइट कोड को कौन रीड करता है? इस बाइट कोड को रीड करता है आपका जो JVM होता है, ओके। एक चीज और, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, PF डिपेंडेंट, बट पूरा होल जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जावा में बहुत सारे कंपोनेंट है ना, तो कंप्लीट जावा जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो आपका कोड जो है इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है JVM में, तो JVM रीड करता है इस कोड को। JVM काफ़ी सारी वेरिफिकेशन परफॉर्म करेगा, चेक करेगा, इंटीग्रिटी चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जावा जो है काफ़ी सारे इस कोड को, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बट हमारे पास में प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ जो हमारा कोड जो होता है, जो हमने लिखा है, उसको JVM तो एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे कोड में काफ़ी सारा रिसोर्सेज ऐसा होता है जो अदर फाइलों से कनेक्टेड होता है। कुछ ऐसी बेस फाइलों से कनेक्टेड है, कुछ आपके जो कोड स्ट्रक्चर है जावा का उससे कनेक्टेड है पार्ट, ठीक है। तो वो सारा पार्ट जो है हमारी फाइल में तो है नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, आपके पास में एक और स्कोप होता है जिसे हम कहते हैं JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। JRE के पास में एडिशनल लाइब्रेरीज होती है, लिब फाइल्स, ठीक है। एडिशनल लिब फाइल्स होती है जो हमारे कोड में अगर लिंक हो रही है, वो काम आ रही है, ठीक है। तो वो सारे रिसोर्सेज हम इधर से उठाते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे JRE हमें मिल गया, JVM मिल गया। अब इन सभी के ऊपर एक और लेयर होती है और वो है आपका JDK, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। JDK के पास में पूरा का पूरा ये सेट होता है, और जब आप JDK डाउनलोड करते हो, ठीक है, JDK डाउनलोड करते हो तो आपको जो JRE और JVM सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम सबसे पहले JDK को डाउनलोड करेंगे। तो वर्किंग क्या है इसके, हेलो जो आपका जावा जो कोड है उसको आप कंपाइल करोगे तो बाइट कोड में वो कन्वर्ट होगा। हाँ, एक और चीज़, ये जो बाइट कोड है ना ये स्पेशल है। JDK टूल किट है जिसमें आपके काफ़ी सारे जो है लाइब्रेरीज उसमें स्टोर्ड है, एंड उसमें रन टाइम एनवायरनमेंट है, रन टाइम एनवायरनमेंट के पास में JVM है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग JVM हमारे पास में है। तो सब कुछ आपको वो बंडल की तरह देगा JDK, जिसकी वजह से आप जावा कोड रन कर पाते हो, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि बाइट कोड जो है ये बाइट कोड आपका इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बाइट कोड आपका जो है
आप आपने विंडोज़ में कंपाइल किया, इस बाइट कोड को आप ले जाओ लिनक्स पे, वहाँ पे रन कर लो, ठीक है। तो आप कंपाइल करने के बाद में इस कोड को कहीं पर भी रन कर लो, फिर चलेगा वो, ये होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका रन टाइम एनवायरनमेंट और JVM है, ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी हर एक प्लेटफॉर्म के लिए डिपेंडेंट होता है। तो क्या होता है कि ये हर एक एनवायरनमेंट, हर एक विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन हमारा कोड तो सेम है ना भाई। हमें एज ए इंडिपेंडेंसी किससे मिल रही है? कोड से मिल रही है। हम कोड इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं। अब JVM उनका काम जाने, JRE उनका काम जाने, हमें मतलब नहीं है उनसे, हमें हमारे कोड से मतलब है कि हम तो एक ही कोड लिख रहे हैं सभी मशीनों के लिए, ठीक है। तो आपका बाइट कोड जो है, ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब वो JVM कैसे रन कर रहा है, JRE कैसे रन कर रहा है, इस बाइट कोड को मतलब नहीं है। हमने लिख दिया, हमारा काम खत्म। अब वो JVM और JRE संभालेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो हमें चाहिए JDK। तो JDK कहाँ से मिलेगा? JDK ऑनलाइन मिलेगा। तो यहाँ पे आप जाओगे, जावा JDK डाउनलोड, ठीक है। आप जाओ जावा JDK डाउनलोड पे, और यहाँ पे अरे हाँ करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछते जिनका कोई नहीं, मैं अकेला ही करा तो कोई कर नहीं रहा, करना है इनको। आपको 17 कर लेना है, क्योंकि 17 आई थिंक LT ऐसी है। 21 नहीं करना है आपको, 17 कर लेना है। और यहाँ पे आप जाओगे, अरे भैया जावा JDK डाउनलोड सर्च करो, टैब पे JDK 17 पे जाओ, ठीक है। नीचे जो है विंडोज़ का सिलेक्ट करो और इंस्टॉलर पे ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना। अगर ऐड टू पाथ कहीं पे लिखा हुआ आता है, चेक मार्क आपके आया था, ठीक है, ऐड टू पाथ चेक मार्क कहीं पे आता है तो उसको चेक कर लेना। अदरवाइज आपको जो है अलग से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने होंगे। टाइम लेगा वो थोड़ा सा, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है तो बहुत टाइम लेगा थोड़ा, हो सकता है 2-3 मिनट ले ले। तो एक बार इंस्टॉल हो जाए तो बता देना। पब्लिक क्लास अगर बना रहा हूँ तो क्लास का नाम फाइल के नाम से, हाँ वैसे एक मैंने काफ़ी टाइम से टेस्ट नहीं किया है। तो पहले तो चलता था, मतलब मैंने पहले विदाउट पब्लिक क्लास करते हो ना तो आराम से चलेगा, है ना। और पब्लिक क्लास में करते हो और आप कोई भी ID यूज नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल उसमें यूज़ कर रहे हो VS कोड या फिर एटम और इनमें नॉर्मल एडिटर में, मेरे हिसाब से वहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी कई बार ट्राई किया है, मुझे उनमें VS कोड और में प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जब आप IDE में काम करते हो, IDE आपको फोर्स करता है नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो वेल वो बेसिक प्रॉब्लम है और उतना कुछ खास नहीं है, आप फॉलो भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन प्रोजेक्ट फाइल बता रहा था, हाँ, जब मैंने उसको देखा तो वो नॉन प्रोजेक्ट फाइल बता रहा था। तो अभी हम कुछ दिन नॉन प्रोजेक्ट फाइल पे ही काम करेंगे नॉर्मली, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। फिर बाद में जब हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो IntelliJ पे काम करेंगे। जैसे अभी हमने C++ में बनाया बड़ा प्रोजेक्ट, वैसे जब बनाएंगे तो IntelliJ पे काम करेंगे। तो IntelliJ पे जब हम काम करेंगे तो पूरा IntelliJ का जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर है वो समझेंगे, और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, उसमें
क्योंकि हर एक के लिए अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और अलग अलग कंपाइलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। इंटेलिजे काफ़ी अच्छा आईडी है, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है वो। उसके अलावा इक्लिप्स जो है ठीक है, मतलब लेकिन वो आउटडेटेड हो गया मेरे हिसाब से, मतलब यूज़ तो होता है लेकिन फिर भी मुझे इंटेलिजे का यूजर इंटरफेस भी अच्छा है, उसका एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है उसकी चीज़। और पाइचाम जो है, बिकॉज पाइचाम और इंटेलिजे दोनों को बनाने वाली जो कंपनी है वो सेम है। क्या नाम उनका, मुझे याद नहीं आ रहा पाइचाम की कंपनी का नाम क्या है। ये क्या आ गया, पाइचाम ओके, जेट ब्रांड्स। तो अगर आप इंटेलिजे सर्च करते हो तो ये भी जेट ब्रांड्स, दोनों के डेवलप जो कंपनी है, डेवलपर कंपनी, वो सेम है, तो इंटरफेस भी सेम है। तो मैंने पाइचाम में भी काफ़ी काम किया और इंटेलिजे में भी काफ़ी काम किया। दोनों के जो लगभग यूजर इंटरफेस है ना, लगभग सेम सा है, और एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी, स्मूथ है प्रोग्राम, मतलब इतना लैगी भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका जो CPU है या फिर PC काफ़ी पुराना है तो VS कोड ठीक है, किसी दिन हम VS कोड पे काम करेंगे। इंस्टॉल हो गया क्या? इतना टाइम लगता है क्या इंस्टॉल होने में? ऐड टू पाथ कर लिया था क्या? हाँ, ऐड टू पाथ आया ही नहीं है। इसमें नहीं आता सर, वो उसमें आता है इंटेलिजेंस आईडी, इंटेलिजेंस आईडी वगैरह या कोई सब करते हैं ना अलग। इसके अलावा जेडीसी नहीं। आपने कौन सा किया था? मैंने जेडीसी तो पहले से था मेरे, और उसके बाद मैंने दूसरा। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास जावा कहाँ से इंस्टॉल हुआ है। जेडीके ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लेना है। देखो, जब भी हम काम करेंगे ना, वैसे तो हम अभी फ़िलहाल VS कोड पे काम करेंगे जब तक हम प्रोजेक्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। और देखो, पहली बात तो मैं आराम से करवाऊंगा चीज़ें, लेकिन फिर भी जो है हमारे जो जावा का जो काफ़ी सारा पार्ट है ना, ऑलरेडी हम C++ में जो कर चुके हैं वैसा ही है लगभग। एक्स्ट्रा चीज़ें धीरे धीरे जब आएंगी, जब हम और एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डेट टाइम से रिलेटेड कुछ उस पर काम करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे रीडिंग का फॉर्मेट, रीडिंग और राइटिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। फंक्शनलिटीज़ जो है पूरी ऑब्जेक्ट बेस्ड है, तो आपको वो क्लासेस के नाम और जो ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको उनको जानने में समय लगेगा, बट फिर भी मोर ऑफ द जो कोर फंक्शनलिटीज लाइक लूप हो गए, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये लगभग सेम है। ओके, तो यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जाओगे सी के अंदर। सी आपने अगर 64 बिट इंस्टॉलेशन किया है तो प्रोग्राम फाइल के अंदर आप जाओगे, ठीक है। प्रोग्राम फाइल में आप जावा के अंदर, जावा का जो फोल्डर है आप इसमें जाओगे, एंड इसके बाद में JDK फोल्डर है। अगर आपने 17 किया है तो JDK 17 इंस्टॉल किया है तो JDK 17 पॉइंट करके आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, इसमें हमें जाना बिन में। ओके, बिन में। अब इस फोल्डर को ओपन रहने दो, ठीक है।
शुरू हुई है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर CMD रन करना है। फोल्डर में CMD रन नहीं करना है, फोल्डर में नहीं करना है, ग्लोबली रन करना है CMD, जो आपका यूजर मनी से आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना है जावा C वर्जन। मेरे तो बताएगा, आपके नहीं बताएगा। ठीक है, अरे लिखा हुआ है ना सामने, क्या मतलब करो। CMD ओपन करना नहीं आ रहा। आपके दिखा रहा है? हाँ तो कॉन्फ़िगर हो गया है, हो गया ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया वो। मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसे। जावा C 17.0.2। हाँ सही ठीक है। सही। अपने C यूजर से आ रहा है ना, ग्लोबली ओपन किया है ना। हमारा नाम आ रहा हाँ ठीक है, जावा सी नहीं लगाया, जावा लगाया जाता जावा C करो, जावा C करो एक बार। आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो लाइब्रेरीज है, जो GC कंपाइलर है, जावा C कंपाइलर, वो सेट हो चुका है आपके एनवायरनमेंट में। अब आप जो है इसको रन कर सकते हो बेसिकली। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, वेल ये स्किप कर देना अब। ठीक है, ये वाला पार्ट स्किप कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत कब थी, जब आपका जो एरर आता है, अगर जावा C कंपाइलर में वर्जन देखते हो तो एरर आता है, तब होती है। अब आपको क्या करना है, VS कोड ओपन करना है। VS कोड ओपन करने से पहले एक फोल्डर बना लेना जहाँ पर आपके जावा के प्रोग्राम होंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से कहीं पर भी फोल्डर बना लो। और उसमें VS कोड ओपन कर लो। हो गया कुलदीप? अब आपका लैपटॉप फास्ट हो गया, आप स्लो हो गए हो। उधर क्या देख रहे हो? अरे जिस फोल्डर में आपका डेटा सेव करना है, आपको उस फोल्डर में चले जाओ, राइट क्लिक करो, ओपन विथ। अब इन्होंने क्या किया, तो डाउनलोड किया था ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता था अच्छे से, ओपन विथ का क्लिक करना है कि नहीं, तो उसको टाइम देखा नहीं, वो नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो आपको एक काम करना है, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, कर लिया। वेल यहाँ से भी आ जाएगा वो, बट मुझे लगता है कि राइट क्लिक करो, राइट क्लिक में जाके ओपन कर सकते हैं ना, राइट क्लिक। अरे लेकिन आपको समझे नहीं आप, VS कोड में ओपन कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी तो काम करना आना चाहिए ना, कि कैसे करते हैं, समझ लो। कैसे लिखना पड़ेगा? CMD, यहाँ पे ये CMD लिखो, और यहाँ पे कोड डॉट लिखो, बस हो गया काम आपका। ठीक है, और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, ये ओपन हो जाएगा अभी। ठीक है, एक और इंस्टेंस ओपन होगा इसका, ये एक और हो गया थोड़ी देर में। और आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कोड डॉट भी लिख सकते हो आप।
बट मैं CMD में करवाना चाह रहा हूँ। हो गया क्या अब सबका CMD ओपन, ये VS कोड ओपन। अब इधर देख लो, जावा फाइल बनानी है हमें। अरे हुआ कि नहीं हुआ तो गया, तो बताना है ना। हो गया सर, चलो आगे, सबका हो गया, मैं पीछे बैठूंगा। यहाँ पे लिखना है आपको फर्स्ट ऐप या फिर हेलो, फर्स्ट ऐप लिख रहा हूँ मैं। चलो रोड जाओ। जावा, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पब्लिक, मतलब आपको एक क्लास बनानी है पब्लिक। पहले देख लो, समझ लो, फिर कर लेंगे। पब्लिक फर्स्ट ऐप, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और एक मिनट यहाँ पे क्लास लगाना भूल गया। और यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो सिस्टम और आउट प्रिंटलन वर्ल्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लोगे तो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आ जाएगा। टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे जाओगे, ठीक है। तो जैसे आप टर्मिनल पे आए, आपका टर्मिनल नीचे ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। आपको लिखना है जावा सी, फिर फाइल का नेम फर्स्ट ऐप डॉट जावा, ठीक है। जैसे आप करते हो, कंपाइलेशन कंप्लीट होने पर आपकी एक बाइट कोड फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका बाइट कोड फाइल है और इसको अलग से रन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप कंपाइल करते हो, कंपाइल से आपका बाइट कोड मिलेगा डॉट क्लास में, फिर आप उसको रन करते हो। तो रन करने के लिए आपको जावा लिखना है एंड आपका जो भी बाइट कोड बना है वो लिखना है आपको। तो फर्स्ट क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ऐप लिख दो। और यहाँ पर क्या कह रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास फर्स्ट ऐप, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। मेन मेथड बताया तो है। ओके, ये आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन आपने बना लिया और क्यों दे रहा है ये?
फास्ट किसको जूम करना है इसको? ठीक है, पहले कमांड करने क्यों काम लेने के सर आउट के बाद हाँ साइलेंट मतलब अरे नेक्स्ट लाइन है ना, न्यू लाइन करके है वो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं है, ये मैं चेक करूँगा कि क्या गड़बड़ आ रही है यहाँ पे। वैसे नॉर्मली ये काम करता है, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है जावा। पता नहीं क्या गड़बड़ आ रही है, चेक करना पड़ेगा इसको एक बार। हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पर कोड रनर मैंने इंस्टॉल किया हुआ था जावा के लिए, तो रन कोड करूँगा यहाँ से। कोड रनर इंस्टॉल आपके ऑलरेडी हो रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इंस्टॉल करोगे, रन करोगे इसको, तो आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट टाइप की जगह पे आपकी क्लास का नेम, कुछ भी दे सकते हो, क्लास का नेम है ये, ठीक है। ये आपका जो है सिंटैक्स है लिखने का। नाउ जिस तरीके से इंट मैन आपका वो होता है, एंट्री पॉइंट होता है C++ के अंदर और C के अंदर, सिमिलर वे में आपके पास में एक क्लास होती है मेन क्लास, जिसके अंदर आप मेन फंक्शन रखते हो, ठीक है। यानी कि आप एक ऐसी क्लास बनाते हो जिसको एंट्री पॉइंट दे रहे हो आप। अब होता क्या है, एंट्री पॉइंट में आपकी अदर क्लासेस लिंक होती है, जैसे मेन फंक्शन के अंदर अदर फंक्शंस लिंक होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्लास में जो है अदर क्लासेस का आप लिंक करते जाते हो, ठीक है। उससे आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होता है। तो आपके प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमने C++ के प्रोजेक्ट में बनाया था कि एक ही फाइल में मेन होना चाहिए, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास में एक ही फाइल में मेन होना चाहिए, जिससे आपका एंट्री पॉइंट डिसाइड होगा, ठीक है। एंड इस एंट्री पॉइंट के बाद में ये स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर लिखने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो भी आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाना चाहते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, टिक टैक टो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सारा वैसे, ओके। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो डेटा टाइप्स के बारे में, बिकॉज यहाँ पे रिवीजन जरूरी है डेटा टाइप्स के बारे में। तो सर हमारी एक्स्ट्रा फाइल ही नहीं खुली। कौन सी एक्स्ट्रा फाइल क्लास वाली नहीं खुली? मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है, आगे इसके आगे क्या करना है? एक काम करो, आप आपके जो कोड रनर वाला ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिकली बना देगा और रन करेगा। यहाँ क्लास ऐसे लिखते हैं। क्या एरर आ रहा है? सर इन्होंने वो पब्लिक क्लास बनाई तो वही एरर आ रहा है कि मुझे आ रहा है। दिखाओ। क्लास फाइल हाँ, तो नेम सेम कर लो इसका, माई ऐप कर लो, नेम माई ऐप। हाँ, ये जो अरे मैंने फाइल का नेम चेंज किया है बस, मतलब वो देख रहा था उन्होंने क्या वो दिया है। वो ऑटोमेटिकली चल रही है।
बिकॉज काम करने का स्ट्रक्चर जो है जावा में थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि जब आप मेन प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो, और एक और चीज़ यहाँ पे जब भी आप जावा में काम करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप एक क्लास बनाओगे उसको एक सेपरेट फाइल के अंदर बनाओगे। सेम फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक क्लास है वो एक आपको रखना है जिसके नेम से आप बनाओगे, अदरवाइज आपको वो बार बार एरर देगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप जो है इंडिविजुअल फाइल के अंदर इंडिविजुअल क्लास बनाओ, उससे दो काम अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। एक तो हमारा जो कोड जो है सेपरेट है, कि ये कोड आपका सेपरेट है, ये कोड सेपरेट है, तो दोनों में काम करने की आसानी होती है, और दूसरा डिबगिंग में भी आसानी होती है, हर एक क्लास के लिए। टर्मिनल में क्या क्या कहते हैं अपन, क्या लिखते हैं? अरे ये इधर ध्यान दो, ये आपका कोड रनर है ना, नहीं आ रहा तो बताना चाहिए ना, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कोड रनर नाम से, ठीक है, ये इसको इंस्टॉल कर लेना कोड रनर को। आ गया, रन हो गया, हाँ। आ गया आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो क्या है, फाइल नॉट फाउंड ऐप डॉट जावा, इसके भी सबकी ऐसे है। आपकी जो फाइल नेम है ना, इसमें गैप नहीं करना है आपको, पहली बात तो, ठीक है, सेम रखने हैं नेम। गैप नहीं करना यार, पागल। ये ना गैप तो इसने भी नहीं कर रहा था। किसने नहीं करा क्या? तो क्लास का नेम सेम रखो, फिर क्या एरर है दिखाओ। अरे आपकी दूसरी एरर क्या? फर्स्ट लेटर मतलब क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, कल ही बताया था। इनके वो सेमीकोलन लगेगा लास्ट में, सेमीकोलन लगा हुआ है। इनके एरर है अलग, एरर है उनके अलग, एरर है सेम एरर है। देखो नीचे लिखा गया है, पढ़ लो। आपको भी लैपटॉप चाहिए क्या? सर अब भी एरर आ गया। इस एप्लीकेशन का नाम और उस फाइल का नाम दोनों सेम रखना। हाँ, यहाँ भी फर्स्ट एक अलग जैसे तुम लिया आगे का नाम ये लिख। दोनों देखो इधर। अब ये एक सेम यहाँ और यहाँ ये सेम रखना। वो तो सेम रख दे, पर मेरे एरर को दूसरी आ गई। जैसे वो तो आती रहेगी जो चलता हुआ चलेगी। एक से आपने बाई डिफॉल्ट प्रिंट किया है, मेरे अपने दूसरे आ रहे हैं। अरे यार इसको कैपिटल करो ना। हाँ सिस्टम एस कैपिटल करो क्या। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मन मर्जी नहीं चलेगी। अरे यार पागल हो रही है सिस्टम का इसके। एस सारे कैपिटल मैंने सामने लिखा हुआ है। सिस्टम एक क्लास है, ठीक है। सिस्टम के अंदर आउट जो है एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास में प्रिंट एलन मेथड है, ठीक है, ऐसे हुआ है। वो पहले स्क्रिप्ट पे बता रहा था, अगर तो उस पे ध्यान नहीं दिया मैंने सिस्टम में।
और यहाँ पर पहली बात तो जो क्लास के नेम हम ले रहे हैं, तो आपके क्लास के नेम हमेशा कैपिटल कैरेक्टर से, कैपिटल लेटर से शुरू होने चाहिए। जब आपकी ये हैबिट बनेगी कैपिटल लेटर से बनाने की, तभी आपकी ये हैबिट ठीक होगी। सर देखना हेलो वर्ल्ड तो आ गया। आ गया ना? कहाँ आ गया? हेलो वर्ड तो इनके लोग ने उनको निकाला वही है। सर हाँ मेरे को गलती समझ गया। अरे सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, पता नहीं है क्या? आपको भी कल से है ना एक लैपटॉप करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या कह रही हो। कौन से गोले पे हो? हाँ। सर मेरे तो नहीं है सर, अभी तक मैं तो एरे पे काम करने लग गया, मेरे को एरे पकड़ में आ जाती सर। एरर्स को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, आप भी काम कर रहे हो जहाँ पे, तो ठीक चल रहा है? हो गया? हेलो वर्ल्ड आ गया? बाय बाय भी कर दो उसको। सर इसमें तो पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। क्या क्या? पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। अरे सेव किया क्या इसको? हाँ सर बेवकूफ़ों की तरह काम करते हो। सेव किए बिना रन कर रहा हूँ। सेव तो करना ही पड़ेगा ना, कंपाइल करोगे तो। समझे? वहाँ पर हमने जो डेवलपर वो यूज़ किया था ना, क्या नाम से, VS विजुअल स्टूडियो, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है, सेव करता है। सर इसमें भी ऑप्शन है सर ऑटोमेटिक सेव। कल वो उसमें हाँ, वो मतलब सेटिंग में जाके करना पड़ेगा। लेकिन अरे आपको कैसे पता चलेगा कि सेव करना पड़ता है? सर वो तो हैबिट हो जाती है अपने। बस तो हर चीज़ के बारे में देखो, अगर सब कुछ ऑटोमेटिक कर दोगे ना तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम मैनुअली करवाते हैं। और अगर आप जब कमांड देखोगे यहाँ पे, तो कमांड आपकी जो है वही है यहाँ। सबसे पहले आप कंपाइल कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में इसको रन कर रहे हो। अब मेरे पता नहीं वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि मैंने 2-3 पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं जावा के। तो मैंने ई भी इंस्टॉल कर रखा है और ऐसी भी इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि मैंने वेब एप्लीकेशन के लिए भी काम करने के लिए। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। हाँ भाई, अरे भैया क्या, अरे यार इससे कुछ नहीं पता। क्या है फर्स्ट क्या है? नो क्लास हो गया। Could not find the old or main class.
सर वो पहले ना क्लास का नेम फर्स्ट टाइम स्मॉल में था उसी का वो सेम मेरे में भी करे पर मेरे भी चेंज कर सेव कर दिया हाँ दोनों जगह कैसी जगह बेच के आना कि दोबारा एक बेचे थे इसमें पता ही मैं तो उसको चला रहा था किसी बच्चे के लग जाएंगे तो वो डिप्रेशन में आके उसको रिकॉर्ड कर दिया सर होता है तो सही आपने जावा कौन सा इंस्टॉल किया है? इसको रिफ्रेश करने के बाद एक के लिए क्या कैश फाइल बना रहा है कि नहीं बना रहा? न्यू फाइल तो चल रही है। लो अब आप एक काम करो, न्यू फाइल बनाना भी और सब कुछ सही करना, फाइल का नेम और उसका। अभी पता नहीं, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही कैश मेमोरी बना रहा है और कहीं पे स्टोर करके वो कर रहा है, तो प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे न्यू फाइल बनाई सब कुछ सही चल रहा है, अब वो पता नहीं क्यों करता है ऐसा।
तो ठीक करना चाहिए। हो गया? ठीक है, तो अब आगे क्या है? डेटा टाइप्स। कमेंट्स जो है सेम है जैसे सी में थे वैसे कमेंट्स है। यहाँ पे डेटा टाइप्स आप करते हो, पता नहीं चल तो रही है। ये है डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में इंटीजर है, मतलब जो नंबर्स है, नंबर्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग बोलिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप आपकी ये है, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर्स में आपके पास में है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में आपके पास में सॉर्ट आ गया, इंट आ गया, बाइट आ गया, लॉन्ग आ गया, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो आपके फ्लोट है और डबल है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में तो आप इनको फ्लोटिंग में डाल दो, इनको इंटीजर में डाल दो, फ्लोट। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है ही, डबल कोट्स, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। और कैर, बस वैसे स्ट्रिंग को जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम नहीं रखेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो है इंटीजर, फ्लोट और कैर है, ठीक है। तो कैर आपका ए बी ये, ठीक है। इसके बाद में बूलियन, बूलियन में आपके पास में ट्रू फॉल्स, और एक एरे, ये भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एरे, तो आप एक एरे बना रहे हो, जैसे इंटीजर का एरे बना रहे हो, इंटीजर ए, ये आपका एरे हो गया। तो डिफरेंसेस जो है हमारे पास में तब तक नहीं मिलते हैं जब तक हम बात करते हैं शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल के बारे में, ओके। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग वेरिएबल जो है, फ्लोटिंग वेरिएबल आपका डबल है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो सपोज करो आप एक वेरिएबल बना रहे हो, ओके, सपोज करो DOU, एक मतलब एक वैल्यू दे रहे हो आप एक वेरिएबल में, वैर में 5.6, तो ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डबल रहेगी, ठीक है। अगर आपको इसको फ्लोट बताना है कि भैया ये वैल्यू मैं डबल नहीं है, मेरी फ्लोट है, तो आप क्या करोगे, इसको 5.6F प्रीफिक्स लगा के दोगे। F आपको यहाँ पे लगाना है फ्लोटिंग पॉइंट बताने के लिए। सिमिलरली जो लॉन्ग वैल्यूज होती है उनके लिए आप कैपिटल L देते हो, 10 to -L, ठीक है, लॉन्ग वैल्यूज़ के लिए ये है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट डबल है, और जब आप लॉन्ग बना रहे हो तो लॉन्ग जो है इंटीजर से बड़ा है। इंटीजर में आप जो है इंटीजर आपका 4 बाइट का है, ठीक है। तो 4 बाइट की रेंज में जो भी डेटा आता है आपका, ओके, तो उस पर सर्च कर लेना नेट पे, टू द पावर
31 -2 to -1, ठीक है। रेंज चेक कर लेना अपने हिसाब से, जो भी रेंज बनेगी। और लॉन्ग 8 बाइट है। ना बात करते हैं हम शॉर्ट की। शॉर्ट एंड बाइट, ये दो हमारे जो है चेंजेज आए जो C++ में नहीं थे। वैसे शॉर्ट तो था, शॉर्ट मॉडिफायर था हमारे पास, बाइट नहीं था। हाँ, बाइट नहीं था। तो हम जैसे हम इंटीजर बनाते हैं तो इंटीजर के आगे शॉर्ट इंट लिखते हैं, तो वो शॉर्ट का काम करता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट, ठीक है। बात करते हैं बाइट की। शॉर्ट आपका 2 बाइट का है और बाइट आपका 1 बाइट का है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइट और शॉर्ट कब यूज़ करेंगे, जब आपको बहुत ही लिमिटेड नंबर आपको रखना है। मतलब जैसे सपोज करो बाइट में हम क्या क्या रख सकते हैं, हम एज रख सकते हैं बाइट के अंदर, ओके। बिकॉज हमें पता है किसी की भी एज जो है 100 से ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। और 100 से चले गए तो चलो 110 तक नहीं जाएगी, है ना। अब 110 के बाद कोई जी रहा है तो भैया वो कुछ अलग ही प्राणी हो। बचपन में अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा वर्कआउट। बचपन में आप कितने अच्छा खा लो, लेकिन आज के टाइम में जो खाना मिल रहा है आपको वो तो थोड़ा मिक्सिंग में आ गया है ना, तो शरीर को ख़राब कर रहा है। तो ये है, तो कहने का मतलब है कि आप एक रेंज डिसाइड कर रहे हो जितना आपको डेटा के रिक्वायरमेंट है। तो आपको अगर लगता है कि यार मेरा डेटा जो है इस रेंज से बाहर कभी नहीं जाएगा, बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में रेंज से बाहर जा रहा है डेटा और वहाँ पे फिर जो है प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रंकेशन, जो मेमोरी ट्रंकेशन, जो आपके पास में कुछ वैल्यूज़ है मेमोरी ट्रंकेशन हो जाता है, यानी कि बिट्स का ट्रंकेशन हो जाता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू को आप छोटी साइज़ में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जितना आएगा उतना उसमें रखा, जैसे 1 लीटर का पानी का बोतल है, उसमें 1 लीटर ही तो आएगा। आपने 2 लीटर की कैन उसमें ले दी तो बाकी का तो बह जाएगा ना, तो वो वेस्ट हो गया। तो वो इस तरीके से जो है आपका जितना मेमोरी फिट बैठेगा उतना ही आ पाएगा, बाकी का लूज़ हो जाएगा, मेमोरी डेटा लूज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में श्योरिटी है कि इस रेंज के अंदर मेरा डाटा आ जाएगा, इससे रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करना चाहते हो, प्रीसियस साइंटिफिक कैलकुलेशन मीन्स आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही डेसिमल लेवल पे भी जो है एक्यूरेट हो, ठीक है। 10 डिजिट या 12 डिजिट या 16 डिजिट लेवल पे भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसिशन में हो, जैसे कि हम एटॉमिक लेवल पे हम करते हैं, ओके। तो वहाँ पर आप डबल का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज फ्लोट जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रिसिशन सपोर्ट करता है, तो आप डबल, ठीक है। सिमिलरली आप इंटीजर यूज़ कर रहे हो एंड आपको लगता है कि यार ये नंबर काफ़ी बड़ा जा सकता है, जैसे आप एक डेटाबेस में एंट्रीज परफॉर्म कर रहे हो और आपको ये कोई आइडिया थोड़ी है कि आपका बिजनेस कब कितना चल जाए, आपकी एंट्रीज बिलियन ट्रिलियन में जा सकती है, ओके। तो वहाँ पर इंटीजर जो है इतनी लंबी सपोर्ट ही नहीं करेगा, 4 बाइट का कितना कर लेगा, फिर आप 8 बाइट करते हो लॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली जो आपका जो अमाउंट है, मतलब जो कैश क्या कहते हैं मनी अमाउंट है, ठीक है, जो बैंक्स में होता है, तो वो भी कईयों का काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो लॉन्ग, क्योंकि आपके पास में ये सर्टेनिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जब आप देखो, जब आप एक वेल मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो इन चीज़ों की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा डेटा आपका ज़्यादा जा सकता है, कौन सा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट बना रहे हो और उनको कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हो, आपको पता है ये ज़िंदगी भर चेंज नहीं होने वाली है, तो आप उनको इंटीजर में क्यों बना रहे हो, बाइट में बनाओ या फिर उसमें बनाओ, शॉर्ट में बनाओ, है ना। तो इन चीज़ों का, और ये चीज़ें आप जो है C++ में भी कर सकते थे। वहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारे मॉडिफायर्स है, जैसे कि शॉर्ट है, अनसाइंड है,
और हमने यूज भी किया है जब हमने प्रोजेक्ट बनाया है, हालांकि सब जगह नहीं किया है बट करने की कोशिश करी हमने। और शॉर्ट के बाद में लॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे भी थी। ओके नाउ तो